अब जरा हिंडनबर्ग की बात। हिंडनबर्ग ऐसे मुझे याद आ गया, एक बड़े पत्रकार सो कॉल्ड, जब हिंडनबर्ग आया था पिछली बार 2 साल पहले, तो वो उसको हिंडन नाले में ढूंढ रहे थे। हिंडनबर्ग कहाँ हो, हिंडनबर्ग कहाँ हो, वो अब आ गया निकल के हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ये है क्या साहब, एक रिसर्च, अपने आप को रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है, संस्था बोलता है। काम ये क्या करता है, इसने 2 साल पहले क्या किया था, ये शॉर्ट सेलर है बेसिकली। मैं तो कहूँगा नुकसान करा के चवनिया गिनने वाला काम करता है ये। इसने अडानी के खिलाफ खबर करी, फिर अडानी का स्टॉक नीचे गया और इससे इसने पैसा कमाया। पिछली बार इसने यही काम किया था और ये घोषित तौर पर करता, बोलता है ये कि हम ऐसे ही करते हैं। अब ये फिर जागा है 2 साल बाद। 2 साल बाद अब ये कह रहा है कि जो आपकी सेबी की जो मुखिया है, सेबी हमारे यहाँ क्या काम करता है, पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक संस्था। जैसे देश में इलेक्शन कराने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ भी होगा तो उसका जिम्मा सेबी का है। सेबी की जो चीफ होती हैं इस वक्त हैं, वो उनका नाम है माधवी पुरी बुच। तस्वीर चल रही है, खबर इनके ऊपर की है। हिंडनबर्ग ने क्या कहा है कि माधवी पुरी बुच और इनके पति के उन्हीं कंपनियों में स्टेक्स हैं जहां पर अडानी के भाई ने पैसा लगा रखा था, विनोद अडानी। ये आरोप लगाया है। और ये कहां पर है, ये विदेश में, ऑफशोर एंटिटीज इनको कहते हैं, विदेशी कंपनियों के अंदर पैसा लगा रखा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हिंडनबर्ग बता रहा है कि इनका काम है स्टॉक मार्केट को साफ रखना, और आरोप जिस अडानी पर लगे थे उसी अडानी की कंपनियों में इनका भी कुछ है। अब इनकी उसके ऊपर सफाई भी आ गई माधवी जी की। माधवी जी ने कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है और हमारा ऐसा कोई लेन देन ऐसी कंपनियों के अंदर नहीं है। बाकी डिटेल में हम आपको और बता देंगे। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया, कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने कहा हम तो पहले से कह रहे हैं कि सेबी कुछ नहीं करेगा अडानी के खिलाफ, पहले भी कुछ नहीं किया था, अब भी कुछ नहीं करेंगे। अब तो उसका प्रमाण मिल गया कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि सेबी की चीफ उस वक्त भी माधवी बुच ही थी जब 2 साल पहले 1 साल पहले 2023 में ना सर, 2023 में जब आरोप लगा था, तब भी यही सेबी चीफ थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, विपक्ष मांग कर रहा था जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच की। उसमें यह आया था कि हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जो आरोप हिंडनबर्ग लगा रहा है। नटशेल में यह बात सामने आई थी। लगा था मुद्दा दब गया है, अब यह मुद्दा फिर बोतल से बाहर आ गया है। बताइए सर हर्षवर्धन जी, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, आप फाइनेंस के आदमी समझा देंगे बेहतर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि अडानी पर जितने तरह के आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे, उसको लेकर सेबी ने शोकॉज नोटिस भेजा था हिंडनबर्ग को, उनसे सवाल जवाब किया था, जिसका कोई संतोषजनक उत्तर उनकी तरफ से नहीं आया। अडानी की तरफ से हिंडनबर्ग। अरे आप सेबी ने हिंडनबर्ग से सवाल सेबी ने हिंडनबर्ग से सवाल पूछा था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मतलब एक तरह से मलिशियस है, मिस्चीवियस है, जो अडानी ने अपने बचाव में भी कहा है। और सर्वोच्च न्यायालय में जब गए तो सेबी ने कहा कि हमने जो जो चीजें ये देखी, इसमें किसी में कोई गड़बड़ नहीं लगी। जिसके बाद हम लोगों ने मीडिया में वो रिपोर्ट चली थी, क्लीन चिट मिल गई। अब अडानी की संपत्तियां, कोई अगर विदेश में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है और सेबी की चीफ का कोई इन्वेस्टमेंट था, तो क्या वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है? सबसे पहले तो ये सवाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए कि कोई आप यहां बैठे हुए हैं और आपने मुंबई में भी किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसी में कोई और आपराधिक किस्म का आदमी इन्वेस्टमेंट करते, मैं वैसे समझा रहा हूं, या कोई और, या कोई न करे, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया है, कल को उसके खिलाफ कुछ जांच होने लगे और मैं यहां अथॉरिटी हूं, तो क्या मेरे ऊपर आ जाएगा क्या? मतलब इसको ऐसे समझिए। अच्छा चलिए और थोड़ा उसको आसान करते हैं, थोड़ा लोगों को समझ में आए। मान लीजिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हम भी रहते हैं और हम पत्रकार हैं। उस सोसाइटी में वो आदमी भी रहता है जिसके खिलाफ कोई जांच चल रही है और हमें उसी रिपोर्ट पर बात करनी है। तो क्या मैं उसमें किसी भी तरह से हो गया? अगर मैं उसको कोई बचाव कर रहा हूं तो हो गया। अब दोनों चीज है। एक पक्ष देखेंगे तो माधवी पुरी बुच और उनके पति, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका एक इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने उसमें पैसे लगाए थे। ऑफशोर एंटिटीज में लोग पैसे लगाते हैं, जब पैसे बहुत हो जाते हैं तो दुनिया के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट खोजते हैं। लेकिन माधवी पुरी बुच सेबी की चीफ है और मेरा यह मानना है कि बिना किसी किंतु परंतु के मैं ना अडानी के ऊपर मान रहा हूं कि कुछ हो गया है, ना मैं माधवी पुरी बुच की इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर रहा हूं, और सरकार तो इसमें अभी कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। लेकिन चूंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो माधवी सेबी की चीफ हैं, सेबी बाजार का हर तरह का रेगुलेटर है। ऐसे में अच्छा होगा कि खुद निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय कहे कि माधवी त्यागपत्र दें,
हम इसकी जांच कराएंगे। और एक बात और समझिए, जो माधवी ने कहा है, उन्होंने खारिज नहीं किया किसी चीज को, उन्होंने कहा हमारी सारी चीजें सब ओपन बुक की तरह हैं। क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना, सामान्य जो बैकग्राउंड चेक जिसको कहते हैं, सेबी चीफ पद पर जब नियुक्ति होती है तो उसकी सबसे पहली बुनियाद होती है कि उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो चेक करती है। अच्छा। इसलिए ऐसा कुछ गड़बड़ हो ये तो मैं संभव नहीं फिर तो मानता। विपक्ष इसको सरकार तक ले जाएगा। मैं वही कि कह रहा आपको हूं। मालूम था कि ऐसा ऐसा है, संभव तब भी नहीं है, आपने उनको पद पर बने रहने लेकिन दिया। मैं कह रहा हूं इसीलिए जरूरी है कि माधवीपुरी से त्यागपत्र लिया जाए। ये सरकारों का मसला नहीं है, ये मसला Is it a matter of investigation? जांच का विषय है, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना उसमें चाहिए। आरोप और भी ऐसा ही एक है, चीज सर। और मैं कह दूं, जब आप इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कहते हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश हो गई, तो हिंडनबर्ग तो बदमाश कंपनी है ही, उसके ऊपर दुनिया भर के आरोप, बहुत गंदी ठीक है। कंपनी भाई है। पिछली बार- लेकिन हाँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि डीप स्टेट कहीं सफल हो जाती है, हर चीज को आप नकारते रहेंगे, मोदी जी कहें कि ना ना नहीं हुआ नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं है। त्यागपत्र लीजिए, जांच करें। मैं भूल गया था, इस पर हमारे पास पॉलिटिकल रिएक्शन है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के, दोनों ने इस पर बोला, सुन लीजिए एक बार। संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पे इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग $10 मिलियन। जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है। आप देखिए साहब, संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई कैसे वहीं पर इन्वेस्टमेंट है, वो भी इतना करोड़ रुपया का। और आपने जो बीजेपी का स्टेटमेंट सुना, वो ये कह रहे हैं भाई पहले तो ये बात होता है, हो ये हिंडनबर्ग वक्त पर कैसे जागता है, हमारे पार्लियामेंट चलती है तभी क्यों जागता है। ये बीजेपी का रिस्पॉन्स आपको ठीक लगा इस पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को पक्ष रखना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उसमें तो बोले ही जोड़ना नहीं, चाहता है, जो आरोप उस पर तो कुछ बोले ही नहीं। वो नहीं बोलेंगे ना, अभी तो उन्होंने जिक्र किया है, अभी आगे बोलेगी पार्टी। देखिए मामला बहुत मतलब क्या, हिडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया। हिडनबर्ग का आरोप, सबसे पहला आरोप यह है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड एक मॉरिशस में ऑफशोर कंपनी है, उसके अंदर इनके जो पति है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और हिडनबर्ग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस के प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजकर बताया कि उनके और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश है। धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए और उनकी पत्नी का नाम से हटा दिया जाए। 2017 में माधुरीपुरी बुच जो थी, उस समय सेबी के जो प्रमुख थे अजय त्यागी, उनके साथ पूर्णकालीन सलाहकार थी, पूर्णकालीन सदस्य थी, उस समय मेंबर थी। और यह चल रहा था कि आने वाले समय में सेबी की प्रमुख बनेगी। और हिडनबर्ग का कहना है इन्वेस्टमेंट था उससे माधवी जी का नाम हटाने के लिए कहा गया था। इनके पति ने लेटर लिखा था 22 मार्च को 17 को।
हिडनबर्ग का यह कहना है कि उनके पति को ये मालूम था कि आने वाले समय में माधुरी बुच सेबी की प्रमुख बनने वाली है, तो उस समय कभी ये नाम बाहर ना आए कि इस तरह से कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम हटाने के लिए किया, ये उन्होंने कहा। और इस आधार पर ये उनका हिडनबर्ग का कहना है कि चूंकि 2022 में ये बन गई थी और इस कंपनी में जिसने पैसा लगाया है वह कंपनी कंट्रोल करते हैं अडानी के भाई, ऐसा कहना है। वो जिस फंड में पैसा लगाया है, हाँ, वो विनोद जो अडानी है वो पैसा इसमें लगाते हैं, उस पैसे से शेयर्स को खरीदा जाता है, शेयर्स की जिससे ट्रेडिंग की जाती है, जिससे उनका वही सिंपल लैंग्वेज में भाई, जिसमें जहां अडानी का कुछ लेन देन है वहीं पर आपका भी है, सिंपल इतनी बात है ना। उससे कोई लाभ माधवी को नहीं मिला, ये समझ नहीं, ऐसा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सेपरेट कमेटी बनाई थी तो उसने सेबी पर भी स्टडी किया था। ये नहीं था कि उसने सेबी पर आरोप था, उसने कहा था कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वर्ल्ड का, वो जो आया है वो तथ्य नहीं है, उसके आधार पर हम कर नहीं सकते। मूल बात यही है कि बांग्लादेश की तरह भारत को हर स्थिति से डीस्टेबलाइज करने की एक वर्ल्ड जो है सिस्टम से कोशिश हो रही है। दुर्भाग्य से हमारे देश के पॉलिटिशियन इतने नासमझ हैं कि उसको हाथों हाथ ले उड़ते हैं। अब इस समय पहले बांग्लादेश की तरह पॉलिटिक्स हो रही थी, अब धीरे धीरे अब सेबी का मतलब हुआ कि आपके पूरे शेयर मार्केट को दुनिया के नजर में संदिग्ध बना देना, ताकि इस समय शेयर मार्केट के आधार पर देशों की गणना होती है, कितने नंबर पर है, क्या है। तो ये एक भयानक साजिश, और हमारी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, और हमारे मार्केट अच्छा कर रही है, तो भारत को डीस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है। इसलिए विपक्षी दलों को भी जरा सतर्क होकर के इस पर डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है। चलिए, अगर ये वहां तक भी बात करनी है तो पहले ये तो फैक्ट की बात है ना, या तो जो वो हिंडनबर्ग कह रहा है वैसा कुछ है इन्वेस्टमेंट माधवी जी की या उनके पति की, या नहीं है। भाई वो अडानी को खलनायक मानता है देश। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कंपनी को खलनायक नहीं माना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो जो फैक्ट्स में बात की गई 2017 की, और वो उसको भी आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि भाई आपके पति को मालूम था कि वो चेयरपर्सन बनने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना नाम अलग कर लिया। ये एक अलग आरोप है जिस पर बात हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका मूल मुद्दा क्या है? इसका मूल मुद्दा है कि हिंडनबर्ग की यदि एक्टिविटी को देखें, मेरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ स्पष्ट जवाब देगी, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं, सरकार को, जैसे अर्जुन ने कहा, वित्त मंत्रालय को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या स्थिति है। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज, अडानी को वो विलन मानते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन क्या इसको हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को डिस्टेबलाइज करने या उसको झटका देने की एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते? माधवी बुच उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो सकती है कि भाई आप उन पर निशाना बनाएंगे, स्टॉक मार्केट पे, शेयर पर। तो आप मानते हैं इसके पीछे कोई बड़ा डिजाइन है? हिंडनबर्ग सौरभ को एंकर हटाने के लिए तो काम नहीं कर रहे ना, या विजय त्रिवेदी इस प्रोग्राम में नहीं रहे इसके लिए तो काम नहीं कर रहे। वो एक बड़े उसके नेक्सस का हिस्सा है जो देशों को ही डिस्टेबलाइज करने का काम। हमारे लोग अब बात उठा रहे हैं ना, ये संजय सिंह ने उठाया, कांग्रेस उठाएगी, वो ठीक है, वो तो वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वित्त मंत्रालय को इस पर आकर साफ करना चाहिए कि क्या उन्होंने ये कहा जब तक चीजें साफ ना हो जाए माधवी बुच को अपना पद त्याग देना चाहिए, या वित्त मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए स्थिति की भाई क्या स्थिति है, उस पर काम करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं इस्तीफा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, वित्त मंत्रालय को त्यागपत्र लेना चाहिए, और ये कहते हुए लेना चाहिए कि हमने इसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की, सब कुछ की, लेकिन न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। इसलिए हम ले रहे हैं और हम इसकी जांच कराएंगे, इसमें गड़बड़ कोई नहीं। पिछली बार जब ये अडानी हिंडनबर्ग आया था, अडानी जी का 10 लाख करोड़ रुपया 10 लाख करोड़ रुपया तोड़ के चला गया था। नंबर 3 पर थे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में, 22वें 23वें नंबर पर पहुंचे। भारत की स्टॉक मार्केट को रिवाइव दोबारा से ठीक होने में महीनों लग गए थे। अब अगर ये, और उसमें अडानी का नहीं, आप इन्वेस्टर्स की शेयर बाजार के लिए एक लाइन जरूर मैं बोल दूं। अब कल बाजार खुलेगा, देखते हैं क्या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं, शेयर बाजार पर इससे सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कल मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी इस पर, नहीं करना चाहिए, करेगी नहीं, ये हम नहीं सर, एक माहौल से फर्क पड़ता है ना, क्योंकि माहौल का फर्क ना तो किसी स्टॉक की बात है, इसमें माधवी पुरी के लिए कहा गया है कि उनका और अडानी का रिश्ता है जिसको दोनों नकार चुके हैं। अडानी ने भी कह दिया हमारा कोई कमर्शियल इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए। मैं अब एक खबर और करना चाह रहा था, मुझे पता नहीं हमारे पास कितना समय है। महाराष्ट्र की खबर है, महाराष्ट्र में गोबर पॉलिटिक्स हो रही है। सही सुन रहे हैं आप, गोबर मतलब कोई गोबर को लेकर के कोई ये नहीं कि कोई आंदोलन चल रहे हो, गोबर फेंका जा रहा है, एक दूसरे पे गोबर फेंका जा रहा है मित्रों। यस, शुरुआत हुई थी एमएनएस के जो चीफ है राज ठाकरे बीड में थे और वहां पर उनका काफिला गुजर रहा था, इनके ऊपर सुपारी टमाटर फेंक दिया गया, इनके काफिले के ऊपर। आरोप लगा कि ये उद्धव गुट ने कराया है, उद्धव ठाकरे के लोगों ने कराया है।
अब बदला लेना था राज ठाकरे की, लोग कैसे पीछे छूट जाते हैं। अब ठाणे शहर में उद्धव ठाकरे का काफिला चल रहा था, तो इनके ऊपर नारियल और चूड़ियां फेंकी गई, और कुछ लोगों का कहना है कि गोबर भी था उसमें, ये फेंका गया था। ये तो भाई भाई की लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है कि भाई भाई की लड़ाई है? देखिए, अभी तो भाई भाई की लड़ाई तो पहले से थी। अब चूंकि बहुत लंबे समय बाद राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय हुए, विजुअल दिखा दिया, जिस तरीके से वो दिल्ली आकर अमित शाह से मिले, जिस तरीके से वो अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की स्थिति में है। देखिए, राज ठाकरे पे सुपारी फेंकी गई थी राज ठाकरे के बीड़ में। सुपारी का मतलब कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले ली है कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को हराने की। सुपारीबाज नेता है राज ठाकरे, तो इसलिए उनके ऊपर सुपारी फेंकी गई। तो राज ठाकरे ने कहा था कि भाई आप मेरे पे सुपारी फेंक रहे हो, मेरे बच्चे कल उद्धव ठाकरे पे क्या फेंकेंगे इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह बात एमएनएस कार्यकर्ताओं के पास पहुंची, और जब उद्धव ठाकरे ठाणे के गडकरी सभागृह में भाषण देने गए तो वह एमएनएस कार्यकर्ता घुस गए, फिर वहां उन्होंने टमाटर फेंका। जब बाहर निकले तो वहां उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। तो अभी महाराष्ट्र के राजनीति चूड़ियां भी फेंकी है। ये शुरुआत हो गई है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये तो अभी शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है जैसे चुनाव आएंगे अब ये लड़ाई सिर्फ राज ठाकरे बनाम कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा उद्दंड है उसकी लड़ाई हो रही है। वो तो सबको मालूम है कि राज ठाकरे के ज्यादा उद्दंड है, क्योंकि उन्हें पता है इनकी राजनीति और राज ठाकरे की उद्दंडता की राजनीति रही है, और वो हमेशा करते रहे। उत्तर भारतीयों को पीटने में सबसे आगे एमएनएस आगे रहता है, और गर्व से कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को अगर कोई पीटता है तो महाराष्ट्र निर्माण सेना पीटती है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है, तो अब उन्होंने उत्तर भारतीयों को निशाने पर कम लिया है। अब वो राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे निशाने पर आ गए, तो ये लड़ाई बढ़ेगी अभी। और अभी तो कल ये भी राज ठाकरे कुछ राजनीतिक मतलब वजूद वैसा उस लेवल पर रखते हैं कि किसी को बढ़ा, किसी को कुछ दिलवा दें चुनाव में, या किसी का राज ठाकरे का एक ही विधायक है जो कल्याण ग्रामीण से आता है। राज ठाकरे की हैसियत 1.5 से 2% से ज्यादा की नहीं है। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं। अब राज ठाकरे को लग रहा है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाऊंगा और कुछ सीटें मिल जाएगी तो 5-10 सीटें मैं जीत सकता हूं। उसके बाद बीएम से चुनाव होंगे, बीएम से चुनाव में गठबंधन करूंगा, कुछ सीटें जीत लूंगा, तो एक राजनीतिक रूप से मेरी विधानसभा में और कॉर्पोरेशन के अंदर एक उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है राज ठाकरे को, या तो अपने भाई के साथ वापस जाते, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, या एकनाथ शिंदे के साथ जाते। तो उन्होंने अपनी लाइन तय कर ली है कि अब मैं भाई के पास लौट के नहीं जाऊंगा, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने वाला हूं। ये महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात हो गई।